Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 13th of January 2024. तो गाइज आज है तारीख 13 जनवरी 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कोंगो रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक वर्ड है डेनिसोवन, ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है। इसको किस रेफरेंस में यूज़ किया जाता है आपने ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए फॉसिल्स ऑफ अ काइंड ऑफ डायनासोर्स, या ऑप्शन नंबर बी एन अर्ली ह्यूमन स्पीशीज, या ऑप्शन नंबर डी अ केव सिस्टम फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, या ऑप्शन नंबर डी अ जियोलॉजिकल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों कल आपने देखा होगा दिन भर में जो ये न्यूज़ है वो लगातार ट्रेंड कर रही थी। आज भी न्यूज़पेपर के अंदर पेज नंबर 1 पर बड़ा ये जो आर्टिकल है वो छपा हुआ है। बात यह है कि कल के दिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया का जो सबसे लंबा समुद्री पुल है इसका उद्घाटन किया है, जिस वजह से ये और ज़्यादा चर्चाओं में आ चुका है। वैसे इसका कंस्ट्रक्शन लंबे समय से चल रहा है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं ये जो पुल समुद्र के ऊपर बनाया गया है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है लगभग 21.8 किलोमीटर्स के आसपास। और आपने देखा होगा इसको हम लोग ज़्यादातर MTHL के नाम से जान रहे हैं, यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से। लेकिन ऑफिशियली इसका अगर हम नाम देखेंगे तो वो है श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक। ये आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, लंबा चौड़ा पुल यहाँ पे बनाया गया है, इसके अंदर जो कॉस्ट लगी है वो लगभग 17,843 करोड़ के आसपास लगी है। या अगर हम इसको यूएस डॉलर्स में देखें तो लगभग 2.2 बिलियन यूएस डॉलर्स की दोस्तों लागत यहाँ पे लगी है इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने में। इस प्रोजेक्ट के बहुत सारे सिग्निफिकेंस होने वाले हैं, वो क्या क्या है वो भी आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़, इसको लेकर कहाँ कहाँ पर लोगों के थ्रू चिंताएं दिखाई गई हैं, आलोचना भी की गई है, वो आलोचना किस किस कॉन्सेप्ट्स पर की गई है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये फोटो देखोगे, ये भी हमारे पेज नंबर 1 पर ही प्रेजेंट है। ये पूरा पुल का नाइट व्यू आपको नजर आएगा। ये पूरा यहाँ पे समुद्र है, उस समुद्र के ऊपर इस लंबे चौड़े पुल को तैयार किया गया है। ठीक है, ये व्यू है इंडिया के लॉन्गेस्ट सी ब्रिज का। नाम है अटल बिहारी वाजपेयी हार्बर लिंक, ट्रांस हार्बर लिंक, जैसे मैंने आपको बताया। अटल सेतु के नाम से भी हम जान रहे हैं इसको। और बोला जा रहा है जो ये ब्रिज है दोस्तों, यहाँ पे हर रोज 70,000 से जो व्हीकल्स हैं उनका मूवमेंट हो सकेगा, ये एक एक्सपेक्टेशन है। सवाल यह है ये जो पुल है ये कौन से 2 इंपॉर्टेंट एरिया को कनेक्ट कर रहा है, उसको देखने से पहले आपको कुछ मैप्स जानने होंगे। तो दोस्तों ये मुंबई का मैप है। अब मुंबई में मुंबई और नवी मुंबई दोनों अलग अलग है। नवी मुंबई जो कि यहाँ पर पूरा का पूरा सैटेलाइट सिटी बसाया गया, ताकि जो मुंबई का पूरा क्राउड है जो ये ओवर क्राउडेड हो रहा था तो लोग यहाँ पर इधर भी सेटल हो सकें, ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए। अब होता यहाँ पर दोस्तों यह है कि मुंबई और नवी मुंबई के बीच में एक समुद्र का डिफरेंस आने लगता है। और अगर किसी को मुंबई से नवी मुंबई या नवी मुंबई से मुंबई जाना है तो फिर उसके लिए उसको जो रास्ता अपनाना पड़ता है वो बहुत लंबा चौड़ा है। जैसे अगर आप ये वाला पर्टिकुलर मैप देखोगे तो ये ऊपर यहाँ पे मुंबई है और ये आपको नवी मुंबई नज़र आएगा। ठीक है, अब नवी मुंबई में जो ये जगह है वो है चिरले, और मुंबई में जो जगह है यह है सेवरी। तो सेवरी और चिरले इन दोनों को इस पुल के माध्यम से जोड़ा गया है। एक वन ऑफ द बिगेस्ट पुल आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ दोस्तों, जैसे मैंने बोला यहाँ पर ये सेवरी आपको नज़र आ जाता है। और इस सेवरी से अगर पहले की बात करेंगे, अगर ये पुल ना होता तो कैसे लोग जाते थे, उनको ये वाला जो रूट अपनाना पड़ता था। यहाँ से पूरा इतना लंबा चौड़ा रास्ता तय करने के बाद में देन उसके बाद यहाँ पर यह डिस्टेंस कवर करने के बाद में वो नवी मुंबई पहुँच पाते थे।
ठीक है। और अभी क्या है, ये जो डिस्टेंस कवरेज है, इस डिस्टेंस कवरेज की ज़रूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? डायरेक्टली यहाँ पर एक पुल बन चुका है, जो कि पुल सीधा सेवरी से स्टार्ट होगा और यहाँ पर चिरले में जाकर जुड़ जाएगा। तो मुंबई से नवी मुंबई को एक बड़े डिस्टेंस पर जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे मैंने बोला, 70 से 75 हज़ार गाड़ियां रोज यहां पर आ जा सकेंगी, ये एक अनुमान भी लगाया जा रहा है। 100 साल तक यहां पर पुल ऐसे ही रहने वाला है, इतनी ज़्यादा लागत इस पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लगी हुई है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद जैसे बोला गया कि यहाँ पे होता क्या है कि अगर ये रास्ते से, जो हम पहले वाला रास्ता अपनाते थे, इससे लगभग 2 घंटे लगा करते थे। ठीक है, अब 2 घंटे के रास्ते को कहीं ना कहीं 20 मिनट या 25 मिनट में बदल दिया गया है। 20 मिनट में आप मुंबई से नवी मुंबई या नवी मुंबई से मुंबई में आ जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन निकल कर आया है। सवाल यह है कि इसको लेकर कुछ चिंताएं, कुछ क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला। अब ये क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? रीज़न यह है कि अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर अगर इस पुल को यूज़ करना है तो उसके लिए उसको टोल टैक्स देना होगा, एक पास बनवाना पड़ेगा मंथली बेसिस पर। और मंथली पता है खर्चा कितना है? मंथली खर्चा यहाँ पे, मंथली का जो पास बनेगा वो लगभग 12,500 रुपये का पास बनने वाला है। ये छोटी गाड़ी का पास है, और अगर बड़ी गाड़ी हुई या और हैवी गाड़ी हुई तो उसका पास और ज़्यादा महंगा होगा। यानी कि साल भर में 1-1.5-2 लाख रुपए तक का यहाँ पर खर्चा गाड़ियों का होने वाला है, केवल टैक्स पेमेंट यहाँ पर, यानी टोल का खर्चा यहाँ पर ये होने वाला है। तो ये जो टोल है, इसको लेकर यहाँ पर चिंताएं हैं कि भैया ये जो टैक्स है ये बहुत ही ज़्यादा है। एक व्यक्ति यहाँ पर, कॉमन पीपल कैसे अफोर्ड कर सकेगा इतने सारे टैक्स को? इतना भारी टोल पे करने के बाद में यहाँ पर आर पार निकलना होगा। फिलहाल देखते हैं आगे क्या सिनेरियो आएंगे, क्या अपडेट्स आएंगे इसको लेकर। जो भी अपडेट्स होंगे वो हैंड टू हैंड हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। फिलहाल के लिए जो ये न्यूज़ है इसको ध्यान में रखना, और स्पेशली जो हमारे वनडे एग्जामिनेशन होते हैं वो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया ये जो पुल है ये कहाँ पे और कौन से 2 पॉइंट्स को जोड़ने का काम करता है। वो सभी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। वैसे इस प्रोजेक्ट को ओरिजिनली यहाँ पे रखा गया था 1980s में, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर इसके ऊपर काम ऐसा शुरू नहीं हो पाया। मैं आपको बताऊँ, इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें एक सबसे बड़ी हेल्प दोस्तों जापान ने की है। जापान का जो बैंक है उसके थ्रू बहुत सारा फंड मिला है, जिसके माध्यम से दोस्तों यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन है वो पॉसिबल भी हो पाए। स्पेशली जो शिंजो एबे साहब थे, ठीक है, जिनका असैसिनेशन कर दिया गया था, ठीक है, तो उनके थ्रू भी यहाँ पर इस पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी हेल्प हमको मिली है। क्लियर? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ आज के ही पेज नंबर 1 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में जोड़ेंगे भी। यहाँ पर रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो जो दिसंबर का महीना हमारा निकला है अभी 2023 का, उस महीने में जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 5.7% से इंक्रीज होती हुई नजर आई है। और दिसंबर से पहले के अगर आप 4 महीने देखोगे तो ये इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम था, 5.5% के आसपास था। तो थोड़ा सा जो ये महंगाई है वो इंक्रीज हुई है दिसंबर 2023 के अंदर में। और स्पेशली जो महंगाई बढ़ी है वो फूड प्राइसेस में, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, इसके दाम थोड़े से ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब होता क्या है दोस्तों, ये आर्टिकल आपने एग्जाम के लिए नहीं याद रखना है, क्योंकि हर महीने ये डेटा चेंज होता रहता है, हर महीने महंगाई ऊपर नीचे होती रहती है। तो कब तक परसेंटेज ध्यान रखोगे, और ना ही कभी ये पूछी जाती है। तो एग्जामिनेशन के लिए अगर आपने कुछ पता होनी चाहिए तो पता होना चाहिए रिटेल इन्फ्लेशन होता क्या है। रिटेल इन्फ्लेशन और जो होलसेल इन्फ्लेशन होता है, दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, क्या प्रोसेस है, कौन कैलकुलेट करता है, कौन ये डेटा प्रस्तुत करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चंस पूछ भी चुका है, वो सब क्वेश्चंस भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो इन्फ्लेशन का मतलब देखो सभी को पता है यार, सिंपल सा, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज है, जब इनके दाम बढ़ने लगेंगे तो वो क्या कहलाएगा? इन्फ्लेशन कहलाएगा, महंगाई कहलाएगा। जो हमारे कॉमन यूज़ के सामान है, फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंज्यूमर स्टेपल्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ आती हैं, उनके दाम, उनके प्राइसेस जब इंक्रीज़ होंगे तो वो इन्फ्लेशन कहलाएगा। और डिफ्लेशन कब कहलाता है? जब वो यहाँ पर गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ओपोजिशन में चलेगा, ऑपोजिट में चलेगा, माइनस में पहुँच जाएगा तो वो डिफ्लेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सिंपल सी बात है। सवाल यह है, इस महंगाई को भारत में मेजर कौन करता है, मापने का काम कौन करता है? तो इन्फ्लेशन दोस्तों मापने का काम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ करती हैं, ध्यान में रखना है। और इंडिया में स्पेशली एक सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। यही मंत्रालय है जो कि पूरे महंगाई को मेजर करने का काम करता है। और मेजर भी दोस्तों ऐसे नहीं की जाती है। इंडिया में जो इन्फ्लेशन है ये 2 तरीके से मेजर की जाती है।
एक है WPI और दूसरा है CPI। WPI दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जब बात करते हैं हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स की, यानी कि जब बल्क में सामान का ट्रेड हो रहा हो, थोक के अंदर यहाँ पर सामान की बिक्री हो रही हो और उस बल्क में जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं या ट्रेड हो रहा है उनके जो प्राइसेस के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, तो दोस्तों उनको देखा जाता है WPI के माध्यम से। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ये कौन से प्रोडक्ट्स को देखता है जो हम डेली अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं। तो जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये कौन से अमाउंट को देखने का काम करता है। तो दोस्तों जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें जो भी यहाँ पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो भी महंगाई बढ़ रही है, उसको कैलकुलेट करता है CPI। और जब बात करते हैं बल्क की, थोक में यहाँ पर सामान की बिक्री हो रही है, उसके जो प्राइसेस के अंदर चेंजेस आ रहा है, उसको कैलकुलेट करता है WPI। तो दोनों को अलग अलग सेक्ट्स के माध्यम से निकाला जाता है। अब बात आती है यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। सबसे पहले CPI क्या है। तो CPI यहाँ पर जो एक रिटेल बायर, दोस्तों रिटेल बायर के पर्सपेक्टिव से, यानी आप हो, मैं हूँ, हम डेली जो है बहुत सारा सामान भी परचेस करते हैं, डेली अपनी ज़रूरतों का सामान परचेस करते हैं, उसके प्राइस के अंदर जो भी बदलाव आता है उसको मेजर करता है CPI। सवाल यह है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज कौन करता है। इसको रिलीज करने का काम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का काम है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब उसके बाद CPI भी अगर आप देखोगे तो दोस्तों 4 प्रकार से आपको ये CPI नजर आएगा। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए CPI अलग है, एग्रीकल्चरल लेबर के लिए अलग है, रूरल लेबर के लिए अलग है और रूरल अर्बन कंबाइंड यहाँ पे अलग है। इसमें कुछ चेंजेस हुए थे, वो चेंजेस आपको बता दिए जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें यहां पर यह ध्यान रखना कि जो ऊपर के 3 आपको नजर आएंगे, ऊपर के 3 इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबर एंड रूरल लेबर, ये तीनों के लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है दोस्तों, इसको कंपाइल करने का काम, इसको रेडी करने का काम लेबर ब्यूरो करता है, ठीक है। और बाकी जो ये चौथा वाला है, इसको यहाँ पे कंपाइल करने का काम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है। ये बेसिक चीज़ें हैं। और जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो कि महंगाई को देखने का काम करती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के और भी बहुत सारे काम हैं, इन्फ्लेशन का टारगेट वगैरह सेट करना, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वो कभी कभी इस CPI डेटा का भी यूज़ करते हैं। और इसी प्रकार से ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स आपको पता है, जब बिजनेस के अंदर बात हो रही हो, बल्क में सामान खरीदारी उसकी हो रही हो, बिक्री हो रही हो, तो खरीदारी बल्क में बिजनेस वाले ही करते हैं, ठीक है। तो उसके प्राइसेस के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो मेजर करता है WPI। और WPI को पब्लिश करने का काम है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर का, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आता है, ठीक है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग जब भी बात आती है इन्फ्लेशन की। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है आप देख सकते हो। जैसे WPI केवल गुड्स का प्राइस मेजर करता है, जबकि जो हमारा CPI है वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को मेजर करने का काम करता है। चलिए आगे आते हैं। आप देखो UPSC ने यहाँ पर 2015 में एक प्रश्न पूछ लिया। सवाल ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, अभी आपको पढ़ाया था CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबर, इनके लिए जो CPI है वो कौन रिलीज करता है। स्टार्टिंग की जो 3 थी उनके लिए जो CPI रिलीज होता है वो लेबर ब्यूरो रिलीज करता है। तो ऑप्शन नंबर C जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। वैसे बाद में आपको पता होना चाहिए कुछ चेंजेस भी हो गए हैं, जैसा अभी मैंने आपको ये दिखाया था ना कि CPI यहाँ पर 4 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, इसमें चेंजेस हो चुके हैं। एक तो ऊपर के 3 तो हैं ही, CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबर और रूरल लेबर, ये तो तीनों हैं ही दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तीनों तो लेबर ब्यूरो के थ्रू पब्लिश किए जाते हैं। उसके अलावा जो CPI है ना, वो अगर आप देखोगे वो एग्रीकल्चरल लेबर और साथ ही साथ में यहाँ पर रूरल लेबर, इनके लिए भी यहाँ पर आपको ये इसके लिए फिक्स जो मिनिमम वेजेस हैं वो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे 2 और हैं, यानी कि ये 3 तो हैं, इसके अलावा 2 और हैं, CPI अर्बन एंड CPI रूरल, इनको भी यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। और जो CPI अर्बन यानी शहर और गांव के हिसाब से जो ये इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है, इन दोनों को कंपाइल करने का काम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का ही है, NSO का ही काम है, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस हो चुके हैं ऑलरेडी, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, इसको मेंशन कर दिया जाएगा, डोंट वरी। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। उसके बाद पेज नंबर 4 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है। यहाँ पे कोई ज़्यादा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आर्टिकल्स जो होते हैं, ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आर्टिकल से ज़्यादा इसके पीछे का ये डेटा, ये नोट्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा डेटा नहीं है, बट ध्यान रखना थोड़ा सा। GS पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रख सकते हो। कर्नाटका ने युवा निधि स्कीम को लॉन्च किया है। तो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धरामैया जी, इन्होंने फ्राइडे में युवा निधि स्कीम को लॉन्च किया। और इस स्कीम के तहत ये क्या करेंगे, पैसों का एक सपोर्ट मिलेगा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को। जो भी यहाँ पर व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे हैं बट उनके पास में नौकरी नहीं है, कर्नाटका के अंदर रहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी सरकार इस युवा निधि स्कीम के तहत।
उन्होंने बोला है कि इस पूरे स्कीम के पीछे का आइडिया यह है कि भैया यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आना, इक्वल इनकम यहाँ पर एक प्रोवाइड करवाने की बात की जा रही है। ठीक है, इन्होंने बोला है, मिनिस्टर्स ने साथ ही साथ में ये भी मेंशन किया है कि लगभग 1.5 करोड़ फैमिलीज हैं इस समय कर्नाटका के अंदर, जिनको 5,000 से लेकर 6,000 रुपये यहाँ पर मिल रहे हैं 5 अलग अलग गारंटी स्कीम्स के तहत। ठीक है, और इस समय पर यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका है, ऐसा बोला जा रहा है। पहले 5.5% था, अभी इस समय पर बेरोजगारी 10.5% के आसपास आपको कर्नाटका में देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी सारे यूथ है ऐसे जिनके पास में जॉब्स नहीं है, वो जॉब्स की कह सकते हो ढूंढ में है, खोज में है, स्किल्स को यहाँ पर डेवलप करने में लगे हुए हैं। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर उनको दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें, इससे अच्छा यहाँ पर कोई एक स्किल प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता, उसमें ये सारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता और रिक्वायरमेंट मैंडेटरी कर दिया जाता कि हाँ भाई इनको ये स्किल्स लेनी है। तो इन सब चीज़ों पर अगर इसका एक रिजल्ट देखते तो रिजल्ट कुछ और ही होता। ठीक है, यहाँ पर एक इंसान थोड़ा सा काबिल हो पाता कुछ करने के लिए, बट यहाँ पर एक फाइनेंशियल सपोर्ट के बेसिस पर थोड़ा सा वो अपनी डिपेंडेंसी फिर इसी फाइनेंशियल सपोर्ट पर दिखाना शुरू करेगा। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पर चीफ मिनिस्टर का ये भी कहना है कि उनकी जो सरकार है, जो 20 मई को आपको पता है अभी इलेक्शंस हुए थे, तो कर्नाटका के अंदर कांग्रेस आई। तो सरकार आते ही उन्होंने बोला 20 अलग अलग जो गारंटी स्कीम, अलग अलग 5 गारंटी स्कीम्स है वो यहाँ पर जारी कर दी गई हैं। शक्ति, स्त्री शक्ति, गृह ज्योति, उसके बाद गृह लक्ष्मी, देन उसके बाद में आप देख पाओगे अन्न भाग्य। इस प्रकार की कई सारे जो स्कीम्स हैं उनसे लाखों, मतलब आप कह सकते हो लाखों जो परिवार हैं उनको यहाँ पर बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है। और कई सारे लोगों को यहाँ पर मंथली बेसिस पर हज़ारों रुपए यहाँ पर मिल रहे हैं परिवार को। इस तरीके से यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो फिलहाल युवा निधि स्कीम के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। बट आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भी आपने यहाँ पर ये आर्टिकल देखा इन्फ्लेशन वाला, उससे पहले वाला, तो उसमें पीछे उसका कुछ बैकग्राउंड डेटा था। वो सभी डेटा अगर आप लिखने बैठोगे इस PDF से तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उसी PDF को, वो सारे डेटा को एक रेडीमेड प्रिंटेड नोट्स के फॉर्म में दोस्तों प्रोवाइड करवा दिया जाता है इस ग्रुप के अंदर में। सारे नोट्स आपके सिक्योर होते हैं, आपका कोई स्टोरेज का इशू वगैरह कुछ भी नहीं होगा। आप अनलिमिटेड टाइम्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। कंटेंट आपका सिक्योर रहने वाला है, सारा कंटेंट डेट वाइज है। और आज ज्वाइन करोगे तो ऐसा नहीं है आज से कंटेंट मिलेगा, पुराना कंटेंट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। और अगर आप यहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट व्हाट्सएप पर यहाँ पे मैसेज करना, 8534873368 ये नंबर है। यहाँ पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, इस प्रकार का कोई मैसेज कर देना। आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को भी पहले स्टार्टिंग में चेक कर सकते हो कि भाई मुझे ग्रुप में फ़ायदे कैसे होंगे, फिर अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये पूरा इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 5 पर प्रेजेंट है। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर मिलेंगे, स्पेशली GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा DRDO है, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अभी आकाश मिसाइल का एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। तो DRDO ने यहाँ पर आकाश मिसाइल का एक नया जनरेशन, आकाश मिसाइल SAM मिसाइल है, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि हम सतह से क्या करते हैं, दुश्मन का अगर यहाँ पे हवा में हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है, ठीक है, तो दुश्मन को हम हवा में गिरा सकते हैं। तो हमारा सरफेस से एयर के अंदर अटैक करने वाला यहाँ पर आपको ये पूरा मिसाइल देखने को मिल जाता है। और अभी इसको टेस्ट किया गया और टेस्ट में यहाँ पर इस मिसाइल के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल फीचर्स यहाँ पर ऐड करे गए थे। कंप्लीट वेपन सिस्टम के साथ में यहाँ पर इसको तैयार किया गया और इसके अंदर में रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, ये सारी चीज़ें डेवलप की हमने खुद से तैयार की हैं। ठीक है, इसमें लॉन्चर, मल्टी फंक्शन रडार, कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन सिस्टम, हर एक चीज़ हमने खुद से यहाँ पर ऐड की है। तो इसके अंदर में कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करने के बाद में इसको यहाँ पर टेस्ट किया गया है, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। और बोला जा रहा है जो टेस्ट है ये कंडक्ट किया गया था, एक उड़ता हुआ एरियल टारगेट था, हवा में एक हमारा टारगेट था, हमने उसके ऊपर टेस्ट किया और सक्सेसफुली टेस्ट हुआ। तो आसमान में अगर कोई दुश्मन हमारा है जो हम पे अटैक करना चाहता है तो उसको हम नीचे से ये इस तरीके से यहाँ पर मिसाइल को रख कर उसके ऊपर दाग सकते हैं उसको ख़त्म करने के लिए। तो यह है आकाश मिसाइल का पूरा कॉन्सेप्ट, या फिर स्पेशली सरफेस टू एयर मिसाइल का कॉन्सेप्ट। लेकिन चर्चा यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत कुछ पूछा जा सकता है। तो आकाश मिसाइल के बारे में बेसिक चीज़ है। आकाश दोस्तों इंडिया की पहली इंडिजीनियस
प्रोड्यूस्ड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इंडिजीनियसली मतलब हमने इसको खुद से बनाया, हमारे देश का जो भी मटेरियल है वो हमने यहाँ पर यूज़ किया है। और ये वो मिसाइल है जो हवा में अगर मल्टीपल टारगेट्स हैं तो उनको ये अटैक कर सकता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, इस मिसाइल को हम इधर से उधर ले जा सकते हैं, ऐसी जगह पर मतलब फिक्स करने वाला सिस्टम यहाँ पर कुछ नहीं है। इसको मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। या बैटल टैंक होगा तो टैंक को इधर से उधर ले जा सकते हैं ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। या पहियों वाला यहाँ पर पूरा ट्रक है, उसको भी इधर से उधर लेकर जा सकते हैं, उन पे से हम इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। और दुश्मन को मारने की इसके अंदर में जो कैपेबिलिटी है वो 90% तक यहाँ पर इसका एक्यूरेसी रेट हमको देखने को मिलेगा। आकाश मिसाइल की जो दोस्तों शुरुआत है या इसका जो डेवलपमेंट है वो डीआरडीओ ने 1980s में शुरू किया था। और आकाश मिसाइल को एक प्रोग्राम के तहत बनाया गया है, आपने ध्यान में रखना है। उस प्रोग्राम का नाम है IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा, फिलहाल के लिए अभी थोड़ा सा इतना ध्यान रखना। हाँ, इस प्रोग्राम के तहत आकाश मिसाइल की बनावट को शुरू किया गया था। और दूसरी चीज़, दुश्मन अगर वहाँ पे मल्टीपल टारगेट्स यहाँ पर हमारे आसमान में हैं तो हम उनको एक साथ में उड़ा सकते हैं, ये इसका एक बेसिक फीचर है। दूसरा दोस्तों, इस मिसाइल को सपोर्ट मिलता है एक रडार का। एक रडार हमने बनाया है जिसका नाम है राजेंद्र, ठीक है। तो इस रडार का हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर एक और है कि भाई यहाँ पर कोई दुश्मन यहाँ पे मतलब डिटेक्ट करना चाहता है तो उस डिटेक्शन से ये मिसाइल बचकर अटैक कर सकता है। फिर उसके बाद इसकी जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं हमारी जो साउंड होती है ना, ध्वनि जो होती है, उससे 2.5 गुना ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर यह अटैक कर सकता है। कहीं पर भी अटैक करेगा उस चीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, ये इसकी खासियत है। और उससे सबसे बेहतर बात क्या है, ये मिसाइल बहुत सस्ती है, एक्यूरेट है। जो यूएस का पैट्रियट मिसाइल है उससे तो काफ़ी सस्ती और एक्यूरेट सटीक तरीके से। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हमने सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रखा है, हाईटेक रडार्स का भी यूज़ किया गया है। फिर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस मिसाइल को डेवलप किया गया है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। तो ये प्रोग्राम क्या है, ज़रा इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के थ्रू, ताकि भारत जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और इसी प्रोग्राम के तहत 5 अलग अलग मिसाइल्स को डेवलप किया गया। और उन मिसाइल्स का नाम याद रखने के लिए आपने एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, पटना। P से है पृथ्वी मिसाइल, जो कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बलिस्टिक मिसाइल है। फिर है अग्नि मिसाइल, ये भी एक बलिस्टिक मिसाइल है। बलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है दोस्तों, जो अगर आप यहाँ से छोड़ना चाहोगे और आपका टारगेट इधर है ज़मीन पर, तो वो बलिस्टिक मिसाइल पहले तो ऊपर जाएगी, हमारे एनवायरमेंट से बाहर जाएगी, फिर एनवायरमेंट में नीचे उतरेगी, पूरी ताकत लेगी ग्रेविटी का, और उसके बाद जाके अपने टारगेट को पूरी तरह से हिट करेगी। तो बलिस्टिक मिसाइल का इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा पाथ रहता है। तो पृथ्वी मिसाइल भी बैलिस्टिक है, अग्नि मिसाइल भी यहाँ पर बैलिस्टिक है। इसके रेंजेस अग्नि मिसाइल में 1 2 3 4 5 करके, अग्नि प्राइम करके इसके अलग अलग आपको पता होगा इस वेरिएंट्स हैं, तो उनकी अलग अलग रेंज है। कोई ज़्यादा उसकी रेंज है, किसी की और ज़्यादा रेंज है, इस तरीके से यहाँ पर उनकी रेंजेस डिफाइन करी गई हैं। तो पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, T से त्रिशूल मिसाइल, ये लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है। फिर N से नाग मिसाइल, ये 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है, दुश्मन के टैंक कर को उड़ाने के लिए इस मिसाइल को तैयार किया गया। फिर है आकाश मिसाइल, यह है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इस प्रोग्राम के तहत इन 5 मिसाइल्स का नाम ध्यान रखना है। तो बड़ी देर से हम बात कर रहे थे DRDO के बारे में, ज़रा DRDO के बारे में कुछ 2 लाइनें पढ़ लेते हैं। प्रीलिम्स में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसको हैंडल कर पाओगे। तो DRDO की जब बात करते हैं तो दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आने वाली एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, जिसका मेन काम है इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे लेकर जाना। इस बॉडी को बनाया गया था 1958 में। पहले स्टार्टिंग में बहुत सारी छोटी छोटी अलग अलग बॉडीज़ हुआ करती थी, सबको कंबाइन करने के बाद में DRDO बना था दोस्तों। क्योंकि DRDO से पहले वो कौन कौन सी बॉडीज़ थी, एक था टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, इंडियन आर्मी का। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देख पाओगे एक है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, देन है डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबको कंबाइन करके एस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। फिर जाकर यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा DRDO है वो तैयार हुआ। अब इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी है, क्योंकि UPSC कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये 2014 का। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया अग्नि 4 मिसाइल के रेफरेंस में। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, अग्नि 4 मिसाइल एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये बात बताई गई। दूसरा, इसके अंदर में लिक्विड प्रोपेलेंट का यूज़ किया गया है। तीसरा, ये 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड्स को यहाँ पर 7500 किलोमीटर की दूरी पर लेकर जा सकता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है केवल ऑप्शन नंबर A 1 ओनली। केवल पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड हमारे गलत हैं।
क्योंकि अग्नि मिसाइल के बारे में अभी मैंने यहीं पर आपको बता दिया था। अग्नि मिसाइल के जितने भी वेरिएंट्स हैं ये सब बैलिस्टिक मिसाइल हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है। तो अग्नि 4 बेसिकली सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको हमने खुद से तैयार किया है। और इसका जो यहाँ पर कैपेबिलिटी है वो है 4000 किलोमीटर तक की रेंज को जा सकता है। यहाँ पे बोला गया 7500 किलोमीटर, तो ये गलत है। तो उसमें पर न्यूज़ में था अग्नि 4 मिसाइल, इस वजह से स्पेसिफिकली उसको लेकर सवाल पूछा गया। ये एक एग्जाम्पल है दिखाने का कि हाँ भैया ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। तो अभी आकाश मिसाइल चर्चा में है, तो आकाश मिसाइल का भी कुछ बेसिक डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाई हैं, उसको पढ़कर जाना। हो सके तो अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप उसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। समझ गए? तो ये आपको इसका उत्तर देखने को मिल जाता है। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ पेज नंबर 5 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के साथ में हम लिंक करेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि लगभग 2023 में 25 या फिर कह सकते हो 25.37 लाख के आसपास जो इंडियन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर टीबी नोटिफिकेशंस के अंदर में पाए गए। यानी कि मतलब टीबी के केसेस इतने आपको देखने को मिलेंगे। या स्पेसिफिकली बात करूँ तो 25,37,235 टीबी के केसेस 2023 के अंदर देखे गए हैं, क्योंकि 2023 साल समाप्त हो चुका है, इस वजह से ये बताया गया। और इससे ये भी पता चलता है कि इंडिया के अंदर में जो डायग्नोसिस वाला रेट है वो इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि पहले भी यहाँ पर इतने सारे केसेस हुआ करते थे। अगर आप 2022 में देखोगे तो 2022 में टोटल 24,22,180 टीबी के केसेस थे। 2020 में यहाँ पर ये केसेस बहुत कम थे, क्योंकि कोविड की वजह से ज़्यादा यहाँ पे लोगों की जांच पड़ताल नहीं हो पाई। और इस जांच पड़ताल के मामले में जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत स्लो है। लेकिन 2023 में हमने ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को आइडेंटिफाई किया है, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस का पता लगाया है। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इंप्रूव हो रहा है इन केसेस को ढूंढ कर निकालने में। वो एस्पेक्ट्स यहाँ पर डिस्कस किया गया है। लेकिन अगेन एग्जामिनेशन में इतना ये सब कुछ काम हमारे नहीं आएगा, क्योंकि अब टीबी के केसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं इंडिया के अंदर में। तो आपने पता होना चाहिए आखिरकार ये ट्यूबरक्लोसिस है क्या, इसका पीछे का मेन कारण क्या है, इसका उपाय क्या है। ये है बेसिक चीज़ें जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस की। तो दोस्तों टीबी जो है एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसको हम जानते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से। यह बैक्टीरिया बिलोंग करता है माइकोबैक्टीरिया के ही फैमिली से। उसके बाद दोस्तों ये जो माइकोबैक्टीरिया होता है, इसमें से कुछ माइकोबैक्टीरिया ऐसे हैं जिनसे और भी कई सारी प्रकार की बीमारियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल टीबी हो गया, टीबी के बाद लेप्रोजी जैसी बीमारियां हो गई। स्पेशली यहाँ पर कुछ एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमंस के अंदर में जो ये टीबी बीमारी है ये ज़्यादातर फेफड़ों को अफेक्ट करती है, लेकिन दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकती है, ऐसा माना जाता है। टीबी ऐसा नहीं है कि कोई नई बीमारी है, बहुत पुराने ज़माने से इसका जिक्र हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बोला जाता है इसके बारे में जिक्र हो चुका है इजिप्ट के अंदर में लगभग 3000 BC के समय पर भी। अच्छी बात है, इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, क्यूरेबल डिजीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि ये बीमारी तेज़ी से फैल सकती है, ट्रांसमिशन इसका पॉसिबल है। एक इंसान जिसको टीबी है और उसके सामने अगर नॉर्मल व्यक्ति है, तो जिस व्यक्ति को टीबी है वो छींक दे, खांस दे या थूक दे, उसमें से जो जर्म्स हैं वो अगर एयर में निकलने लगे और नॉर्मल व्यक्ति उस एयर के कांटेक्ट में आ गया तो ये टीबी की बीमारी उसके अंदर पहुंच सकती है। फिर बात आती है लक्षण की, तो इसमें कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे आप देख पाओगे कई बार ब्लड आने लगता है, चेस्ट में पेन होने लगता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, वजन घटने लगेगा, बुखार होने लगेगा, रात में पसीने आने लगते हैं। अब टीबी को खत्म करने के लिए या इससे लड़ने के लिए दुनिया भर में कई सारे प्रकार के जो एफर्ट्स हैं वो लगाए गए, और इंडिया ने भी अलग से काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए। और जब बात करते हैं हम ग्लोबल एफर्ट्स की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है फाइंड ट्रीट ऑल एंड टीबी करके यहाँ पर एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। और एक बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर में ट्यूबरक्लोसिस के कितने केसेस हैं उसको लेकर हर साल एक रिपोर्ट आती है, और उस रिपोर्ट को लाने का या उसको रिलीज करने का काम भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे डायरेक्टली बन सकता है। अब बात करते हैं भारत के एफर्ट्स के बारे में, इंडिया ने क्या क्या किया है टीबी के केसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो जो हमारा नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान है ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के लिए, वो 2017 से 2025 तक का रखा गया था। फिर इंडिया ने निश्चय पोषण योजना स्टार्ट किया, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन स्टार्ट किया। फिर आज के समय पर 2 वैक्सीन आपको देखने को मिल जाती हैं, वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जहाँ पे हम वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं टीबी को ठीक करने के लिए। हर साल वर्ल्ड टीबी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है मार्च 24 को, और जो थीम है यहाँ पे 2023 का वो था येस वी कैन एंड टीबी। टीबी के केसेस इंडिया में इतने हो चुके हैं, यानी इतने सारे लाखों में केसेस नजर आ रहे हैं, उसके पीछे के कई सारे कारण हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर इंडियंस को ये नहीं पता होता कि टीबी के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, और डॉक्टर्स भी यहाँ पर टीबी टेस्ट के लिए ज़्यादा कहते नहीं हैं, तो बहुत रेयरली होता है ये, जिस वजह से यहाँ पर वो टीबी अपने आप धीरे धीरे बॉडी के अंदर बढ़ता रहता है, एक इंसान को जकड़ता रहता है, फिर फाइनली यहाँ पर वो केस पता चलता है।
और दूसरी चीज़, इंडिया में जो एक्यूरेट एक सटीक तरीका है उसके ऊपर देखो, उसका क्या होता है, जो भी बीमारी है उसका डायग्नोसिस करना पड़ता है, उसकी टेस्टिंग होती है, तो उसकी जो प्रॉपर फैसिलिटीज़ है उसकी इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी है। और इसी वजह से तो हम डिस्कस कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर ने कहीं ना कहीं इसका डायग्नोसिस बहुत कम किया, जिस वजह से पिछले कुछ सालों में टीबी के केसेस कम से कम नजर आए। लेकिन 2023 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नजर आया, बट हम चाहते हैं हमारी फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो, जितने भी केसेस हैं उनको तुरंत पता लगाकर ट्रीट किया जा सके ताकि बीमारी फैलने से रुक जाए। और इसलिए यहाँ पर निक्षय पोषण योजना आपको देखने को मिलेगा। अब ये योजना जो लेकर आई गई थी कि भैया सपोर्ट करेंगे जो टीबी से पीड़ित लोग हैं, अब ये योजना खुद ही दिक्कत में पड़ चुकी है, क्योंकि इस योजना में बोला गया है कि जो टीबी वाला मरीज है उसको 500 रुपये यहाँ पर 500 रुपये का अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब ये अमाउंट जो कि बहुत ज़्यादा कम है, समझ गए, तो ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। अब आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पेज नंबर 13 पर प्रेजेंट किया गया है। जीएस पेपर नंबर 2 प्लेस इन न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात कर रहे हैं हम पैनामा कैनाल की। तो दोस्तों, दुनिया में ज़्यादातर जो व्यापार है वो कहाँ से हो रहा है, आपको ही पता है, जहाज़ों से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। और जब बात करते हैं जहाज़ों की, तो बड़े सारे रूट होते हैं हमारे पूरे दुनिया भर के अंदर में, और रूट में छोटे छोटे नालियाँ, कैनाल होते हैं जहाँ से जहाज़ निकलते हैं, छोटे छोटे रास्ते होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। और यहीं पर ना दो चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई हैं, एक है रेड सी, ठीक है क्या, एक है रेड सी और दूसरा है पैनामा कैनाल। रेड सी, पैनामा कैनाल दो इंपॉर्टेंट एरिया हैं जहाँ से दुनिया भर का मैक्सिमम व्यापार होता है। और दोस्तों, ये दोनों ही जगह बहुत प्रॉब्लम में चल रही है। पैनामा कैनाल के अंदर पानी सूख चुका है, पानी कम हो चुका है। पानी कम है तो वो जहाज उसमें चलेगा कैसे? तो अभी यहाँ पर इंफॉर्मेशन जारी की जा रही है कि भैया जहाज को हल्का करो, जहाज हल्के वजन का लाओ, और दूसरी बात वेट कम करना पड़ेगा। जहाज रुके पड़े हैं पीछे, वो पैनामा कैनाल को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पैनामा कैनाल के अंदर में पानी का शॉर्टेज यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। इस वजह से दो चीजें न्यूज में है, रेड सी और पैनामा कैनाल। जरा फटाफट डिस्कस करते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब रेड सी को क्या हो गया, पहले दोस्तों रेड सी का लोकेशन देखो, ये आपको रेड सी नजर आएगा, ठीक है। ये सऊदी अरेबिया है, येमेन है, सूडान है, इजिप्ट है, एरित्रिया है, यहाँ पर रेड सी है। और रेड सी के पार यहाँ पर आप देख पाओगे तो स्वेज कैनाल है। स्वेज कैनाल से पार निकल दोगे तो यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी, और नीचे अगर आप देखोगे तो यह है हमारा अरेबियन सी, ठीक है। इधर आप देख पाओगे ये पाकिस्तान है, और इधर जाओगे तो आपको इंडिया नजर आएगा, समझ गए। तो यहीं पर रेड सी है, रेड सी के नीचे यहाँ पर एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या होता है, एक छोटा सा समुद्र का रास्ता जो दो बड़े समुद्र के हिस्से को जोड़ रहा हो। तो आप देख पाओगे रेड सी और अरेबियन सी को जोड़ने का काम करता है बाबेल मंडेब स्ट्रेट। अब बहुत सारा व्यापार, इवन इंडिया भी बहुत सारा कच्चा तेल जो मंगाता है वो इस जरिए, इस जहाज के जरिए आता है यहाँ पे, सॉरी, जहाज इस रास्ते के जरिए आता है। इंडिया को अगर यूरोप में जुड़ना है, यूरोप में व्यापार करना है, तो भारत का जहाज यहीं से निकलेगा, सीधा रेड सी से गुजरता हुआ, स्वेज कैनाल से गुजरता हुआ, तब यूरोप में पहुंचेगा ऊपर। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों, रेड सी में जहाज का निकलना बहुत ज्यादा भारी पड़ चुका है, क्योंकि येमेन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे लगातार जहाजों के ऊपर में अटैक कर रहा है। अभी इंडिया आ रहे जहाज के ऊपर भी ड्रोन अटैक किया गया था, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी का काफ़ी सारा इशू हो रहा है। तो रेड सी तो इस वजह से न्यूज़ में है। अब रेड सी को अगर हम साइड करते हैं तो दूसरी तरफ आपको पैनामा कैनाल नजर आएगा। और पैनामा कैनाल का दोस्तों अगर हम लोकेशन देखेंगे, रेड सी कहाँ पर है, ये है रेड सी। पैनामा कैनाल की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो पैनामा कैनाल आपको नजर आएगा यहाँ पर, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में। ये ऊपर आप देख पाओगे नॉर्थ अमेरिका है, नीचे है साउथ अमेरिका, बीच में आपको यहाँ पर पैनामा कैनाल नजर आएगा, ठीक है। ये आपको पैनामा कैनाल दिख रहा होगा, समझ गए। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कम हो चुका है पानी, जिस चक्कर में ये जो जहाज़, अगर इसको निकलकर सैन फ्रांसिस्को पहुँचना हो तो वो निकल नहीं सकता, उसको एक लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, पूरे साउथ अमेरिका को क्रॉस करना पड़ेगा। और पूरे साउथ अमेरिका को क्रॉस करेगा तो 13,100 नॉटिकल माइल्स का एरिया कवर करना होगा, जबकि ये वाला जो रास्ता था ये 5,200 नॉटिकल माइल्स का था। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, पूरे साउथ अमेरिका को क्रॉस करके गुजरना पड़ेगा। ये सबसे बड़े इश्यूज आ रहे हैं। तो पैनामा कैनाल में यही है भैया, ड्राफ्ट कंडीशन है, पानी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है इस पैटर्न की वजह से, क्लाइमेट पैटर्न की वजह से। और ये दोनों ही रूट, चाहे वो रेड सी हो चाहे वो पैनामा कैनाल हो, ये दोनों ही रूट दुनिया के सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट रूट हैं, सबसे ज़्यादा जो व्यापार है वो यहीं से हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए कि दोस्तों जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है, यानी समुद्र का जो जरिया है व्यापार करने का, ये सबसे बड़ा जरिया है। दुनिया का जो व्यापार है 70% पूरे दुनिया का व्यापार इसी समुद्र के जरिए हो रहा है। 2019 के अंदर जो टोटल वैल्यू था दुनिया भर के अंदर जहाज़ों से व्यापार करने का, वो 14 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा इंडस्ट्री आपको ये नजर आती है, ठीक है।
तो ये आपने ध्यान में रखना है। आगे आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। नाउ आज का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, इंडियन एक्सप्रेस से लिया है हमने। हम बात करने वाले हैं लॉजिस्टिक्स के बारे में, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में, प्लस लॉजिस्टिक्स में इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं उसके बारे में। तो विवेक देबरॉय साहब ने यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा है, वन ऑफ द बेस्ट एडिटोरियल फॉर योर एग्जामिनेशन, और आज का मेंस का क्वेश्चन इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। तो बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है ताकि आप एक बढ़िया सा आंसर यहाँ पर लिख सको। तो पहली चीज़ यहाँ पर यह एडिटोरियल क्यों लिखा गया है, क्यों इस राइटर ने यहाँ पर इसके ऊपर फोकस किया, ज़रा ये डिस्कस करते हैं। क्योंकि दोस्तों इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है, नंबर 1 क्वेश्चन, ये लॉजिस्टिक होता क्या है। लॉजिस्टिक का मतलब यहाँ पर यह है कि दोस्तों आपके देश में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कैसा है। आपने जहाँ पे प्रोडक्शन किया है, सपोज यहाँ पर ये पार्क है जहाँ पे सारा का सारा प्रोडक्शन हो रहा है। आप प्रोडक्शन तो कर लिया सामान, अब सामान को लोगों तक पहुँचाना भी तो है, कंज्यूमर तक तो पहुँचाना भी तो है, ठीक है। तो हमारी जो कंज्यूमर तक पहुँचाने की पूरी स्थिति है, अब इस जगह से सामान निकला तो उसका टाइम कितना लग रहा है उसे कंज्यूमर वाले एरिया तक पहुँचने में, है ना। सही से सामान पहुँच पाया या नहीं पहुँच पाया, हमारे गोदाम कितने हैं बीच में, वेयर हाउसेस कितने हैं, है ना, स्टोरेज का इशू क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कितना है। अगर ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से, तो सामान कम समय में यहाँ तक पहुँच जाएगा, वो भी सस्ते दाम में। और ये सारी फैसिलिटीज़ अगर अच्छी नहीं है तो सामान बहुत डिले पहुँचेगा कंज्यूमर तक, वो भी महंगा, सही स्थिति में भी नहीं पहुँचेगा। तो प्रोडक्शन साइट से अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक या कंज्यूमशन एरिया तक किस तरीके से ये सामान पहुँच रहा है, उसके बीच का ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर कैसा काम कर रहा है, वही कहलाता है हमारा लॉजिस्टिक्स। समझ गए। तो इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। हालांकि यहाँ पे काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स भी करे गए हैं पिछले कुछ साल में। और दोस्तों ये किसने बताया इंडिया का लॉजिस्टिक प्रॉब्लम से गुजर रहा है। हालांकि इंप्रूवमेंट्स भी हुए हैं थोड़े से, लेकिन हम जितने इंप्रूवमेंट चाहते हैं वैसा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। इसको देखने के लिए एक पूरा इंडेक्स आता है हर साल जिसका नाम है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। कोरोना के बाद नहीं आया, ये कोरोना में भी नहीं आया था, अब फाइनली यहाँ पर रिलीज हुआ जाकर ये। तो 2023 का पूरा डेटा इन्होंने निकाला है कि पूरे साल 2023 में अगर हम लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स को देखते हैं तो इंडिया का पोजीशन इंप्रूव हुआ है। क्योंकि 2014 के अंदर भारत की रैंकिंग यहाँ पर 139 कंट्रीज में से 54 नंबर पे थी, यानी कि ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हमारा बढ़िया नहीं था। जबकि अभी 2023 में जो ये LPI आया है, इसमें इंडिया की रैंकिंग 139 में से 38 पोजीशन पर है, यानी कि एक भारी इंप्रूवमेंट यहाँ पे हमने देखा है। हमारे लॉजिस्टिक्स के अंदर में एक बढ़िया सुधार हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हुआ है, कम समय में सस्ते दाम में प्रोडक्शन साइट से सीधा कंजम्पशन एरिया तक सामान जो है वो पहुँच पा रहा है। तो ये बात यहाँ पर दोस्तों LPI के तहत हमको पता चलती है। अब पहले हम इंडेक्स के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं ताकि प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको हैंडल कर सको। तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है दोस्तों, ये वो इंडेक्स है जिसको तैयार करता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे ये पता चलता है कि एक देश में सप्लाई चेन कितना स्मूथली काम कर रहा है। ये हेल्प करता है कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई करने की भैया उनके यहाँ पे जो लॉजिस्टिक का पूरा सिस्टम है, व्यापार में जो इशू आ रहा है वो कहाँ पर है, क्या क्या चैलेंजेस है, उनके लिए क्या अवसर है, कहाँ पर वो खुलकर काम कर सकते हैं, कैसे उन्हें अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये इंडेक्स हमें खुलकर बताने का काम करता है। और ये इंडेक्स 6 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। 6 चीज़ों को देखते हुए पूरा इंडेक्स तैयार किया जाता है। एक देश का कस्टमर परफॉर्मेंस कैसा है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी कैसी है, उसके अलावा यहाँ पर जो शिपमेंट्स है उसका अरेंजमेंट आसान है या नहीं है, उसके अलावा लॉजिस्टिक सर्विस क्वालिटी कैसी है, कंसाइनमेंट ट्रैकिंग ट्रेसिंग कैसा है, टाइमलीनेस ऑफ शिपमेंट्स कैसा है। तो ये सारे 6 के 6 पैरामीटर्स हैं जिनको एनालाइज करते हुए, जिनको देखते हुए लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स को रेडी किया जाता है। और ये इंडेक्स 2010 से हर साल आ रहा था, 2018 तक हर 2 साल में एक बार रिलीज होता है। लेकिन कोविड के बाद यहाँ पर ये नहीं आ पाया। नाउ फाइनली 2023 के अंदर आया, जिसमें इंडिया की रैंकिंग बताई गई है कि वो 38 नंबर पर है आउट ऑफ 139 कंट्रीज। तो भारत में जो भी इंप्रूवमेंट हुआ है लॉजिस्टिक्स के मामले में, उसके पीछे का रीजन क्या है वो यहाँ पर रीजन भी राइटर ने बताए हैं। तो रीजन नंबर 1 है PM गति शक्ति इनिशिएटिव। 2021 में भारत की सरकार ने PM गति शक्ति इनिशिएटिव को स्टार्ट किया। एक नेशनल मास्टर प्लान है जहां पर हम इंडिया के अंदर में कनेक्टिविटी को बढ़िया तरीके से इंप्रूव करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि जो लॉजिस्टिक का कॉस्ट है, जो भी दाम लगता है प्रोडक्शन साइट से सामान को कंज्यूमेशन एरिया तक पहुँचाने का, वो दाम को कम किया जाए जिससे इकॉनमी और ज़्यादा प्रमोट हो सके। तो इसी के लिए तो गति शक्ति मास्टर प्लान लाया गया था। और इस मास्टर प्लान के तहत दोस्तों रोड की जो हमारी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने की बात की है। 200 नए हेलीपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम्स बनाने की बात की है। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का जो कार्गो सिस्टम है उसको इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सामान रेलवेज लेकर चल सकेगा। रिन्यूएबल कैपेसिटी को इंप्रूव किया जाएगा। मेगा फूड पार्क्स बनाए जाएंगे
ठीक है, ये सारा काम यहाँ पर पीएम गति शक्ति के तहत किया गया। तो ये भी एक मेन पार्ट था जिसकी वजह से लॉजिस्टिक्स में इंडिया में इंप्रूवमेंट हुआ। दूसरा है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो गति शक्ति इनिशिएटिव के बाद इसी को सपोर्ट करने के लिए 2022 में एक और पॉलिसी आई, जिसका मेन मकसद क्या था, ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित जो भी चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को प्रॉपर तरीके से खत्म करना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंप्रूव करना ताकि लॉजिस्टिक में कॉस्ट हमारी कम जाए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और कदम उठाया गया, वह है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल शिपमेंट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सरकार का हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित। बहुत सारे जो पोर्ट हैं वो हमने कनेक्ट किए हैं एक दूसरे के इकोनॉमिक सेंटर से, है ना। इस चक्कर में जो शिपमेंट है, जो जहाज़ का आना जाना है वो आसान हो पाया। और टेक्नोलॉजी का यूज़ हमने बहुत ज़्यादा किया है लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट में, इस वजह से आज ये रैंकिंग आ पाई है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग का जो इंट्रोडक्शन है वो किया गया, है ना। लॉजिस्टिक डेटा सर्विस लिमिटेड के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर जो भी सप्लाई चेन में जो भी हम प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं उनकी ट्रैकिंग, उनकी जो ट्रैकिंग होती है उसको यहाँ पर मेंटेन करके रखा, कम दिनों में सही तरीके से सामान पहुंच पाए, इन चीज़ों के ऊपर निगरानी रखी। तो ये रिपोर्ट ने ये भी बताया है कि भैया इंडिया में कहीं ना कहीं जो एडवांस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से भी इंडिया कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स के मामले में एक बढ़िया काम कर पाया है। लेकिन ये तो हो गई चलो यहाँ पर अच्छाई की बात, चलो इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं भारत के अंदर में जो लॉजिस्टिक सिस्टम है इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। और समस्या नंबर 1 है इंडिया के अंदर में लॉजिस्टिक का कॉस्ट। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का ये बताता है कि इंडिया के अंदर जो एक खर्चा होता है प्रोडक्शन साइट से कंजम्पशन एरिया तक सामान को पहुंचाने में, वो हमारे जीडीपी का 14 से 18% लग रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कॉस्ट है, जबकि दुनिया भर में ये लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का केवल 8% के आसपास पहुंच जाता है। तो इसे हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और वो तभी हो पाएगा जब लॉजिस्टिक्स का पूरा फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो पाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो पाएगा, आसान हो पाएगा काम करना, तभी जाके कॉस्ट डाउन हो पाएगा। दूसरा यहाँ पे अगर आप देख पाओगे कि बोला जा रहा है कि ये भी एक इशू है कि भाई जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, लॉजिस्टिक का जो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उसका जो मेथड है उसके अंदर भी काफ़ी सारे जो इश्यूज़ है वो हमको देखने को मिल जाते हैं। फिर एक और प्रॉब्लम इंडिया में देखने को मिल जाती है, इंडिया का जो ज़्यादातर सामान का मूवमेंट है वो ज़्यादातर रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ज़्यादातर हम सड़कों से इधर उधर सामान भेजते हैं, ठीक है। 65% से ज़्यादा यहाँ पर सामान का जो मूवमेंट है वो रोड से हो रहा है। और रोड से होने की वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और लॉजिस्टिक का कॉस्ट जब भी रोड से होगा तब भी इंक्रीज होगा। और जो हमारा रेलवे का शेयर है ये बहुत कम है, तो रेलवे का शेयर इंप्रूव करना होगा। रेलवेज ने लगातार यहाँ पे अपना जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है ये कम किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारे इश्यूज़ है, क्योंकि इंडियन रेलवेज भी दोस्तों कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस से गुजर रहा है। प्रॉपर टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गुड्स का मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पाता है, गोदाम नहीं है रखने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर इश्यूज़ हैं, तो इस चक्कर में रोड अपनाने पड़ते हैं, और इसी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ता चले जाता है। फिर एक और समस्या है वो है वेयर हाउसिंग का। अब लॉजिस्टिक जो कंपनीज होती हैं दोस्तों वो जनरली वेयर हाउसिंग को अपनाती हैं। भैया गोदाम चाहिए होता है सामान स्टोर करने के लिए, अब ऐसा थोड़ी ना है बना तुरंत उठाया और तुरंत ले गए। बीच बीच में स्टोरेज का हमें एक पूरा वेयर हाउस गोदाम चाहिए होता है। अब अगर स्टोरेज नहीं होगा, अब सपोज यहाँ पे सामान कस्टमर के पास में पहुँच रहा है, क्लोजर एरिया में पहुँच रहा है, वहाँ पर भी वेयर हाउस होने ज़रूरी है। तो वेयर हाउस की कमी की वजह से भी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो इंप्रूव नहीं हो पा रही है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो हमारे स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर में, अलग अलग राज्य हैं, वो लॉजिस्टिक सेक्टर में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो दोस्तों कई सारे राज्य जो बढ़िया कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब बात करते हैं कोस्टल स्टेट्स की, जो समुद्र के किनारे हैं, वही आज के समय पर सबसे ज़्यादा 75% से ज़्यादा दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और वो स्टेट्स कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश समुद्र के किनारे है, गुजरात है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, ठीक है। अभी गोवा, ओडिशा, वेस्ट बंगाल थोड़ा पीछे रह जा चुके हैं, लेकिन इसमें सबसे आगे जो है वो है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु। यहाँ से 75% से ज़्यादा दुनिया भर में जो एक्सपोर्ट्स है इंडिया से वो यहाँ पर हो रहा है। फिर स्टेट लेवल लॉजिस्टिक पॉलिसीज़ की बात करेंगे तो ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं, चाहे गोवा हो, ओडिशा हो, ठीक है, इनकी जो स्टेट लेवल की लॉजिस्टिक पॉलिसीज़ हैं दोस्तों, ये अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़्यादा मजबूत नहीं है। वेस्ट बंगाल की अगर आप देखोगे तो इन पॉलिसीज़ में थोड़ा पीछे है, इनके पास में अच्छी नीति नहीं है इसको लेकर। जबकि लेट 2023 की जो रिपोर्ट है वो ये सजेस्ट करती है कि वेस्ट बंगाल को अपनी प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहिए ताकि वो लॉजिस्टिक्स में बढ़िया कर सकें। समझ गए? तो ये बात यहाँ पे बताई गई। फिर परफॉर्मेंस डिस्पैरिटीज़ की बात की गई है। कई सारे स्टेट्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स के मामले में, कई सारे स्टेट का परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे लेट 2023 का जो रिपोर्ट है वो ये बोलता है, जब बात करते हैं कोस्टल कैटेगरीज में, तो सबसे बड़े जो अचीवर हैं, सबसे बढ़िया जिन्होंने काम किया है वो है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु।
और जो फास्ट तरीके से मूव कर रहे हैं इस लॉजिस्टिक्स के मामले में वो है केरला, महाराष्ट्र। और जो एस्पायरर हैं, जो भी थोड़े पीछे हैं, वो है गोवा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। फिर लैंडलॉक स्टेट की बात करेंगे तो सबसे बड़ी, सबसे आगे जो चल रहे हैं वो है हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। और इसमें सबसे फास्ट मूवर हैं वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। और अभी यहाँ पर जो पीछे रह जा चुके हैं वो है बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। नॉर्थ ईस्ट में सबसे आगे हैं असम, सिक्किम, त्रिपुरा। फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर उसके बाद मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। यूनियन टेरिटरीज में सबसे आगे हैं चंडीगढ़, दिल्ली। देन उसके बाद में है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। और देन उसके बाद में दमन, दीव, दादर, नागर हवेली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो ये यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह है लॉजिस्टिक का परफॉर्मेंस। और यहीं पर राइटर बोलते हैं कई सारे तरीके हैं जिससे हम लॉजिस्टिक्स का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, सेक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं अपने देश के अंदर में। और वो तरीके क्या क्या हैं? हमें पहले तो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को अपने यहाँ पे लाना होगा, जैसे आइस गेट, ई लॉक्स टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिससे यहाँ पर दोस्तों जो प्रॉब्लम्स हैं ट्रांसपेरेंसी में वो कम हो जाएंगी, जो गुड्स एंड मूवमेंट है वो तेज हो पाएगा। दूसरा काम कर सकते हैं सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स। इंडिया की जो शिपिंग है और जो लॉजिस्टिक सेक्टर है दोस्तों, ये इसमें हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर आज के समय पर मतलब बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे यहाँ पर जाना पड़ता है। हमें थोड़े से और जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो उस प्रकार के रूल्स को लाने की ज़रूरत है। इस सेक्टर को ज़रूरत है कि जैसे यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंस, एग्जिस्टिंग शिप इंडेक्स, कार्बन इंटेंसिटी रेटिंग, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, इस प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रख के आगे बढ़ा जा सके। इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करना होगा, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना होगा। जो भारत की सरकार है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा पैसा खर्चना होगा और उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों साथ में आएंगे तभी काम हो पाएगा। और 100% एफडीआई यहाँ पे अलाउ की गई है ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करेगा। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स है जो हम कर सकते हैं। सस्टेनेबल लॉजिस्टिक के ऊपर फोकस करना है ना, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट्स करना, फास्ट ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना, ये सारा काम हमें तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है। नाउ फाइनली आता है आज का हमारा मेंस का क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने बढ़िया तरीके से आर्टिकल सुना है तो बढ़िया से आप एक आंसर लिख सकते हो। आंसर लिखना है, पहली बात क्वेश्चन क्या आज का, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी इन इंडिया। What are the key building block of the policy and how do they aim to achieve policy goals? यानी जो इंडिया की जो पूरी लॉजिस्टिक पॉलिसी है आज के समय पर, है ना, उसका इंपॉर्टेंस क्या, उसका महत्व क्या है, वो आपने बताना है। दूसरा, आपने यहाँ पर इस पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, क्या क्या चल रहा है लॉजिस्टिक को लेकर। दूसरा, कैसे हम यहाँ पर इस पॉलिसी के जो इंपॉर्टेंट गोल्स है वो अचीव कर सकते हैं, वो आपने समझाना है। तो भारत में राष्ट्रीय रसद नीति के महत्व का विश्लेषण करें, नीति के प्रमुख निर्माण खंड क्या हैं और वे नीति के लक्ष्यों के प्राप्त करने का लक्ष्य कैसे रखते हैं, तो ये आपने बताना है। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है दोस्तों। नाउ फाइनली आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। पूछा गया आपसे कि एक वर्ड है डेनिसोवन, तो कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, इसको किस चीज़ के रेफरेंस में यूज़ करते हैं, तो इसका सही उत्तर है एक अर्ली ह्यूमन स्पीशी। तो एक अर्ली ह्यूमन स्पीशी के रेफरेंस में डेनिसोवन नाम के वर्ड का यूज़ किया जाता है। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड